नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का अपना टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति। आप लोगों ने देखा है कि अभी जो भारत का वर्तमान स्वरूप है, आधुनिक जो अभी चल रहा है, इसका इतिहास क्या है, ये ऐसा कब से हुआ, इससे पहले क्या था। अब देखिए, अपन 1857 से पहले राजतंत्र हुआ करता था। बड़ी बड़ी रियासतें होती थी, उनके शासक होते होते थे। उसके अंदर फिर जागीरदार होते थे, जागीरदारों के पास गांव होते थे, सामंत होते थे। लेकिन जो अभी जो स्वरूप है, यहाँ पे अपना लोकतंत्र आ चुका है। लोकतंत्र यानी कि अपना वोट डालो, अपना प्रधानमंत्री चुनो, सीएम चुनो, ये सारी चीजें अभी आधुनिक भारत में। तो ये कब से हुआ? ये 1857 की क्रांति के पश्चात हुआ। तो 1857 की क्रांति में का अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी वहां पर चलते हैं वापस। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आई हुई थी, उसका अध्यक्ष आर डी मेंगस था। अब आर डी मेंगस का एक स्टेटमेंट है कि ईश्वर ने हमें भारत का साम्राज्य ईसा की पताका फहराने के लिए सौंपा है। ईश्वर ने हमें भारत का साम्राज्य ईसा की पताका फहराने के लिए सौंपा। इसको समझना आप। ये बहुत सी बार पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है कि उपरोक्त स्टेटमेंट किसका है, ऐसा किसने कहा था, ये सारी चीजें। तो ये आर डी मेंगस ने कहा था। आर डी मेंगस ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष था। उसने देख लिया था भारत को, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसी बातों में आ जाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने पांव जमाने शुरू कर लिए। तो उसने ऐसा कहा था कि ईश्वर ने हमें भारत का साम्राज्य ईसा की पताका फहराने के लिए सौंपा है। आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट और आता है हमारे सामने। वो है कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए इंग्लैंड का सम्राट होता, तो भारत में कोई भी नरेश नहीं होता, यानी कि कोई राजा नहीं होता। कहने का मतलब यह था कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए ब्रिटेन का सम्राट होता, इंग्लैंड का, तो भारत में कोई भी नरेश नहीं होता, कोई निजाम नहीं होता। यह है अपने चार्ल्स नेपियर का। चार्ल्स नेपियर ने ऐसा कहा था कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता, तो भारत में कोई भी नरेश नहीं होता है, निजाम नहीं होता। दोनों थे, हिंदू मुस्लिम। मुस्लिम में अपने निजाम, हिंदू में अपने राजा नरेश। तो ऐसा उसका एक स्टेटमेंट है चार्ल्स नेपियर का। तो आप उसे भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बहुत सी बार। उसके बाद कंपनी का अध्यक्ष आर डी मेंगस। अब 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय कंपनी का सेनापति एनिशन एनिशन था। ये जब क्रांति भड़की थी, उस समय क्रांति का सेनापति एनिशन था, ये भी याद रखना आप। एनिसन की 1857 में डेथ हो जाती है। ये इस टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है। तो ये बात उनको पता लगी इंग्लैंड को कि इंडिया में क्रांति भड़क चुकी है। तो क्रांति के दमन के लिए 1857 की क्रांति के दमन के लिए, दबाने के लिए एक सेनापति भेजा गया के लिए, कॉलिन कैंपबेल। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इसके डेथ के बाद किसे भेजा गया? कॉलिन कैंपबेल। 1857 की क्रांति के दमन के लिए इंग्लैंड से नया सेनापति भेजा गया, कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद में क्रांति हो चुकी थी, तो क्रांति के कुछ ना कुछ सिंबल थे, तो क्रांति के प्रतीक पढ़ेंगे। क्रांति के प्रतीक सैनिक छावनियों के लिए कमल का फूल,
और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चपाती। चपाती यानी कि रोटी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चपाती और सैनिक छावनी के लिए कमल का फूल रखा गया। अब कमल का फूल क्यों रखा गया? क्योंकि सैनिक छावनी में जाते हैं तो रोटी लेके तो जाएंगे ही नहीं, वहां पे तो वैसे ही कैंप है तो रोटी पानी की व्यवस्था तो वैसे ही है। तो इन्होंने क्या, जैसे मिलने जाते तो एक फूल लेके जाते थे और फूल रखा है इन्होंने कमल का, तो उससे एक सिंबल दिया गया कि ये क्रांति भड़क चुकी है। ये कमल का फूल दर्शाया गया कि ये इसका सिंबल है और क्रांति की स्टार्ट हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए चपाती रखी गई, चपाती का ये रखा गया प्रतीक। उसके बाद में अपन चलते हैं क्रांति के कारण, तो इसको मिटा देते हैं। आप ध्यान रखना है इसको, आप चाहो तो स्किप करके पुश करके लिख भी सकते हैं, आपके काम आएगा। क्रांति की, अब जैसे क्रांति हुई तो इसकी किसी न किसी ने योजना बनवाई होगी, तो योजनाकार थे अपने योजनाकार में अपने आ जाते हैं अजीमुल्लाह, एक तो ये थे अजीमुल्लाह राणू जी बापू, एक है अपने रंगू जी बापू। तीन योजनाकार हो गए, अजीमुल्लाह, राणू जी बापू और रंगू जी बापू। इन्होंने क्रांति की योजना बनाई और कहां पे बनाई? ये बनाई उन्होंने लंदन में। क्रांति की योजना लंदन में बनाई इन तीनों ने। अब ये कौन थे? ये थे कानपुर के नाना साहब के सलाहकार थे। समझदार आदमी था, सलाहकार मतलब सलाह ली जाती थी अजीमुल्ला जी से, वो सलाहकार। और ये कौन थे? ये भी सलाहकार ही थे। ये थे अपने छत्रपति साहब, सलाहकार। ये भी सलाहकार थे, यानी कि आदमी तीनों समझदार थे, सलाहकार थे। इन्होंने योजना बनाए कि अपने अंग्रेजों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ क्रांति लाते हैं और इनको देश से निकालने का प्रयास करते हैं। हो गया, यहां तक हो गया। दस्तक भी टूट गया अपना। ठीक है, क्रांति की तिथि निर्धारित की गई। क्रांति की तिथि निर्धारित की गई 31 मई 1857। ये तिथि निर्धारित की गई थी कि इस दिन से अपने को क्रांति का शुभारंभ करना है, लेकिन क्रांति भड़क गई। क्रांति का प्रारंभ 10 मई को ही हो गया। अब आप सोचो, क्रांति की तिथि रखी गई 31 मई 1857 और क्रांति हो गई 10 मई
यानी कि ये 21 दिन पहले हो गई। अब आप इसको सीधे सीधे शब्दों में समझो, जैसे किसी का विवाह करें, विवाह की तारीख है 31 तारीख और बारात पहुंच जाती है 10 को ही, सोचो क्या रहेगा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि निर्धारित तिथि पर न होकर पहले से ही क्रांति स्टार्ट हो गई। इसका खामियाजा हमें लगभग 100 सालों तक भुगतना पड़ा। हम हमें शायद 100 साल पहले आजादी मिल जाती, लेकिन अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया, संभलने का मौका मिल गया। एक तरह से ये क्रांति 10 मई को स्टार्ट हुई, तब सारे लोग तैयार नहीं थे, कुछ कुछ लोग ही तैयार थे, तो उनको दबा दिया गया, कुछ को मारा गया, सारी चीजें इसमें हो गई। यानी कि ये 21 दिन पहले होने का दुर्भाग्य में 100 साल तक भुगतना पड़ा। 100 साल तक हमने ये, तो ये याद रखना कि ये निर्धारित तिथि ये थी और क्रांति का प्रारंभ यहां से हो गया था। क्रांति के कारण पढ़ेंगे अब। क्रांति के क्या कारण थे, क्यों हुई ये क्रांति, सोचने वाली बात, समझने वाली बात। समझना है, पूछे जाते हैं कौन सा कारण प्रमुख रहा, ये सारी चीजें। तो क्रांति के कारण पहले राजनीतिक, एक कारण तो राजनीतिक भी रहा, दूसरा रहा धार्मिक, सामाजिक धार्मिक, तीसरा आर्थिक, चौथा रहा अपना सैनिक, सैनिकों में भी तो क्रांति फैली थी, तो एक कारण सैनिक भी रहा। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले राजनीतिक। राजनीतिक को आप समझो कि ये एक तरह से राजनीति का मतलब ही अपने साम्राज्य का विस्तार करे थे, तो साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी। क्रांति के कारण में राजनीतिक, राजनीतिक मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करती, शक्तियों का विस्तार करी थी, छोटी छोटी रियासतों को किसी कारण से कंपनी में विलय करी थी। तो एक कारण यह भी रहा कि राजाओं का राज छीन कर कंपनी के अधीन ले लिया और राजाओं को इन्होंने एक तरह से फ्री कर दिया कि आप कुछ नहीं हो, जो भी है हम ही है। तो राजाओं के जैसे कुछ सैनिक थे, तो राजाओं ने अपने सैनिकों से बातचीत की, तो ये सारी चीजें निकल के आए कि एक तो उसका कारण रहा राजनीतिक। दूसरा सामाजिक, सामाजिक में जैसे अपनी कुछ प्रथाएं थी, तो वो भी उसका कारण रही, धार्मिक कारण रहे। उसके बाद में आर्थिक, पैसे से संबंधित, सैनिकों को तनख्वाह कम दी जाती थी, जो बाहर के सेना जो सैनिक थे, जैसे पुर्तगाली सैनिक थे, तो उनको तनख्वाह भारतीयों की अपेक्षा ज्यादा मिलती थी। तो एक कारण ये भी रहा। सैनिक, सैनिक का ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना का अनुपात 5:1 था, यानी कि 5 गुना तो भारतीय रहेंगे, 1 गुना पुर्तगाली रहेंगे। तो ये सारी चीजें थी, क्रांति का कारण था। तो इसमें साम्राज्यवादी नीति में अपन पढ़ेंगे संधियां। संधि ये क्या है, छोटी छोटी रियासतों के साथ संधियां करके उस अपने कंपनी में विलय कर रही थी रियासतों का, और रियासतों के जो शासक थे, प्रशासक थे, उनकी शक्तियां का एक तरह से अपने हाथ में ले रही थी, ये अपने रियासतों को अपने हाथ में ले रहे थे। तो ये कारण ये भी रहा साम्राज्यवादी नीति में संधियां। तो सबसे पहले उन्होंने संधि की वेलेजली की संधि। कौन सी रियासत के साथ की? हैदराबाद। अब ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संधि स्वीकार करने वाली रियासत कौन सी थी, तो ये थी हैदराबाद। इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश पूछी जाती है। छोटी सी बात है, आप वैसे याद कर लोगे इसको कि सर्वप्रथम संधि स्वीकार करने वाली रियासत कौन सी थी, वो तो हैदराबाद। और कौन सी संधि? वेलेजली। अब जैसे संधियां होने लग गई, कंपनी में मिलने लग गई रियासतें, तो एक तरह से कि धीरे 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 उन्होंने ऐसे करके मिलाना शुरू कर दिया।
तो इन्होंने क्या, जैसे ऐसे एक एक करके 7 रियासतें, 7 रियासतें कंपनी में विलय हो गई। 7 रियासतों तो इन्होंने कंपनी में मिला ली थी। उसके बाद ये तो हो गई एक तरह से संध्या कर करके। फिर उसके बाद में ये थोड़ा करता है, इसको मिटा देते हैं। संधि, संधि में सर्वप्रथम मैंने पढ़ ली हैदराबाद। उसके बाद में आ जाती है अपनी, एक कारण रहा अवध का विलय। अवध जो रियासत थी उसका भी इन्होंने विलय कर लिया था। अवध का रेजिडेंट उस समय आउटरम था। देखो, अवध का कंपनी की तरफ से जो रेजिडेंट था वो कौन था? रेजिडेंट आउटरम, आउटरम ये बहुत चालाक आदमी था। और अवध के जो शासक थे वो थे शासक, वो थे अपने वाजिद अली शाह। अली शाह, राइटिंग पे मत जाना, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि लिखने में थोड़ा रफ हो जाता है। अवध का विलय हुआ, शासक कौन था? वाजिद अली शाह। इस पर आरोप लगाया गया, आउटरम ने आरोप लगाया, ये कुशासन, कुशासन का आरोप लगाया क्या इससे ना राज नहीं हो रहा है, ये राज करने में समर्थ नहीं है, अराजकता फैली हुई है, राज में इसकी कोई चलती नहीं, ऐसे करके इस पे आरोप लगाया आउटरम ने वाजिद अली शाह पर। कुशासन का आरोप लगा के लॉर्ड डलहौजी ने, डलहौजी कुशासन के आरोप में रियासत कंपनी के हाथों में ले ली। रियासत देखो, लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी रियासत, जो अवध रियासत थी उसको कंपनी में विलय कर लिया गया। किसके लिए, किस कारण से? कि वाजिद अली शाह से शासन नहीं हो रहा है, कुशासन के आरोप में रियासत कंपनी के हाथों में चली गई। यहां तक इसको इतना समझ लेना, ये आ जाएगा। देखो, ये आउटरम था, हो गया। इसके संबंध में लॉर्ड डलहौजी ने पहले से ही कहा हुआ था कि ये चेरी फल किसी दिन हमारे मुंह में आकर ही गिरेगा। अवध का जो रियासत थी उसके लिए लॉर्ड डलहौजी ने इससे पहले ही कहा हुआ था कि ये चेरी फल किसी दिन हमारे मुंह में आके ही गिरेगा। तो ये ऐसा भी पूछा जाता है कि किसने कहा था, तो आप इसको ध्यान रखें। वैसे वर्बली बात है, ध्यान रखो।
दूसरा कारण रहा एक कारण ये भी रहा, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। कारण पड़ रहे हैं, इसमें से एक तो अवध का हो गया और एक हो गया नाना साहब के। नाना साहब कौन थे? बाजीराव द्वितीय। द्वितीय चलिए कौन सा क्या, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। दत्तक यानी गोद लिए हुए पुत्र थे। रियासत पहले से मिल चुकी थी। बाजीराव जी को सालाना 8 लाख रुपए पेंशन मिलती थी अंग्रेजों की तरफ से। 8 लाख रुपए सालाना। 8 लाख रुपए पेंशन अंग्रेजी सरकार की तरफ से दी जाती है। 8 लाख रुपए पेंशन ये इनको मिल रही थी। अब मसला यहाँ आया कि नाना साहब जो थे उनके रियल पुत्र नहीं थे, दत्तक पुत्र गोद लिए हुए थे। तो इन्होंने क्या किया कि हम गोद लिए हुए को तो हम राजा माने, गोद निषेध नीति भी इनकी एक वो थी पहले से, तो ये कारण वो भी रहा गोद निषेध भी। और इन्होंने क्या बाजीराव जी की पेंशन बंद कर दी, बाजीराव के नाना साहब। बाजीराव की मृत्यु के पश्चात नाना साहब को देने से इनकार कर दिया, वो पेंशन देने से मना कर देने से इनकार। एक कारण ये भी रहा, नाना साहब के साथ भी तो सैनिक थे, ये प्रमुख कारण ये भी माना जाता है कि नाना साहब की पेंशन बंद करना भी एक क्रांति का कारण रहेगी। आगे देखें, ये तो हुए अपने राजनीतिक कारण। अब पढ़ते हैं अपन धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण का कारण भी एक तरह से क्रांति का प्रमुख कारण रहा है। धार्मिक कारण 1813 में इंग्लैंड से एक चार्टर प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किया गया कि ईसाई 1813 के चार्टर के अनुसार भारत में ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म प्रचार प्रसार की छूट दी गई। अनुमति मिल गई। देखो
1813 में एक चार्टर आया, उसमें बताया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान की गई। मतलब इनको एक छूट दे दी गई कि आप जाओ भारत में और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। ये भी कारण रहा, धार्मिक कारण, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे थे यहाँ पे। तो धार्मिक कारण में सबसे पहले धर्म परिवर्तन का जो कारण बना वो चार्टर 1813 का एक चार्टर बना, जिसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की ये दी गई। अब इसके बाद में 1850 एक और कानून लेके आई है, चार्टर वाला। 1850 में धार्मिक धार्मिक नियोग्यता, धार्मिक नियोग्यता देख लो। धार्मिक नियोग्यता मतलब जातीय जातीय मतलब कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, जाति परिवर्तन कर लो, तो आपको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। पहले क्या होता था, जैसे ये तो अभी भी चल रहा है, खैर सोचने वाली बात तो ये है कि, लेकिन पहले थोड़ा ज्यादा ही था। आपने देखा था कि यहाँ का कल्चर क्या है, जो ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक नियोग्यता जातीय योग्यता के निवारण अधिनियम को पारित किया गया। निवारण अधिनियम पारित किया गया। धार्मिक पारित किया गया। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे उनकी इसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। एक कहने का मतलब था यह था सीधा सीधा कि आप ईसाई धर्म स्वीकार करो, अंग्रेजों की तरह रहन सहन बनाओ, और इस अगर आप करते हो, अगर फिर भी आपके घर वाले आपको परेशान करते हैं या बोलते हैं कि आपको अपनी पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, तो एक तरह से इन्होंने सपोर्ट किया कि हम दिलाएंगे, आपको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। तो 1850 में धार्मिक नियोक्ता जातीय निवारण के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। एक कारण ये रहा। इस कानून को इस कानून को लैक्स कॉकी लैक्स कॉकी कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये लिखने की बात है, पूछा जाता है लैक्स कॉकी कानून क्या था। तो ये था 1850 में धार्मिक नियोक्ता जातीय नियोक्ता के आधार पर अपने पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इस कानून को लेक्स कॉकी कानून का नाम भी दिया गया है। अब देखो, तब से ये चला रहा था, ये नोट करने वाली बात है, इसको नोट में डाल के लिखना। ये कानून 2018 में जाके समाप्त हुआ है, समाप्त हुआ कर दिया गया है। ये कानून 2018 में समाप्त कर दिया गया है। लेक्स को के नाम से इसे जाना जाता था। कानून था धार्मिक नियोक्ता जातीय निवारण अयोग्यता के आधार पर। कौन सी धारा में आता है? धारा 21। धारा 21 में था ये। चौक खत्म हो गई, चौक दूसरी ले लेते हैं। मिठा
एक कारण यह भी रहा सती प्रथा पर रोक। कब लगी है आप लोगों को पता होगा? सती प्रथा पर रोक 1829 में। किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी 1829 में। सती प्रथा आप जानते हो, अगर किसी का पति शांत हो जाता है या फिर कहीं युद्ध में मारा जाता है तो ये क्या है, वहां की जो उसकी जो पत्नी होती थी उसके साथ आग में जलकर अपने आप को समाप्त कर देती, ये सती प्रथा थी। इस पर भी रोक लगा दी गई। कब? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। उसके बाद प्रतिबंध हो गया। अब जो प्रतिबंध हो गया तो यहाँ पर जो आदमी मरता था उसकी वाइफ विधवा होकर रह जाती थी, तो उसका पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये कब पारित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। किसके द्वारा? इसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह द्वारा विवाह अधिनियम भी लाया गया। इसका कुछ भारतीय रूढ़िवादियों ने विरोध किया इस अधिनियम का। भारतीय रूढ़िवादियों ने विरोध किया। रूढ़िवादी व्यक्तियों ने विरोध किया। ये एक प्रमुख कारण ये भी रहा क्रांति। ठीक है, देखो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इससे ये जो लॉर्ड कैनिंग थे उससे पहले ये विधेयक, विधवा पुनर्विवाह विधेयक, पुनर्विवाह विधेयक लॉर्ड डलहौजी ने प्रस्तुत किया था। डलहौजी ने प्रस्तुत किया था, परंतु लागू ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। प्रस्तुत किया, लागू, परंतु लागू कब हुआ? 1856 में ही लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसके समय ये लागू हो गया। प्रस्तुत तो डलहौजी ने भी किया था, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं थे। फिर उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग आया तो उसके समय ये लागू हो गया था। तो एक कारण प्रमुख ये भी रहा। अब पढ़े, उसके बाद में आते अपने आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हमने पढ़ लिया, सूत्र उद्योग समाप्त कर दिया गया। किसने क्या कहा? उसके बाद में आपने आता है जैसे भू राजस्व वसूली, यानी कि टैक्स। टैक्स में विभिन्न प्रणालियों की तरह से इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इसमें तीन प्रमुख थी। पहली थी
पहले आती थी अपनी स्थायी बंदोबस्त। बंदोबस्त ये किसके द्वारा चलाई गई? काल निवास के द्वारा। दूसरी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी प्रथा ये थॉमस मुनरो द्वारा चलाई गई। इसके प्रणेता थे। तीसरी थी अपने महलबाड़ी प्रथा। इन प्रथाओं के अंतर्गत टैक्स वसूली होती थी। महलबाड़ी के प्रणेता थे अपने मार्टिन बर्ड। ये याद करने वाली बात है, पूछा जाता है कि इनके बर्ड ये 3 भू राजस्व प्रथाएं जो उन्होंने चला रखी थी, इसके अंतर्गत इन किसानों को टैक्स देना पड़ता था। भारत में ये मुख्य थी, ये जो कारण बनी क्रांति का। तो इसको आप याद रखना, मैं बता देता हूँ। आर्थिक कारण में अपना दूसरा आता है, ये था जमींदारों की जांच के लिए, जागीरदारों की जमींदारों की जांच के लिए एक कानून लाया गया। इनाम आयोग। जमींदारों की जांच के लिए कौन सा कानून लाया गया? तो ये था अपना इनाम आयोग। ये 1854 में लाया गया। देखो, अंग्रेज मरने वाले काम कर ही रहे, कुल मिला के लूट रहे भारत को, ये भी करो वो भी करो, ऐसे कर करके इन्होंने कानून पे कानून ठोके। 1854 में एक कानून लाए, इनाम आयोग। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों की भूमि की जांच शुरू की और लगभग 20,000 जमींदारों की जमीन हड़प ली। आप इसको समझना, जमींदारों की जांच के लिए इनाम आयोग ये लेके आए। कब लेके आए? 1854 में। लगभग 20,000 से अधिक जमींदारों की जमीन हड़प ली। और ये आयोग कौन लेके आया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जिम्मेदारों की जांच के लिए ईमान आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1854 में। और इसमें लगभग 20,000 से अधिक जमींदारों की जमीन कंपनी ने हड़प ली थी। ये क्रांति का भी एक प्रमुख कारण ये भी रही। ठीक है। सैनिकों में भी असंतोष व्याप्त था, तो लिखेंगे तो सैनिक कारण। पहला कारण क्या था? भारतीय सैनिक भारतीय सेना के साथ जो ब्रिटिश की जो सेना थी, उसमें भारतीय भी शामिल थे। भारतीय सेना को जातीय सूचक गालियां दी जाती थी। जातीय सूचक गालियां दी जाती थी। एक कारण ये था। दूसरा था अपना पदोन्नति। नहीं, भारतीय सैनिकों की का कोई प्रमोशन ही नहीं होता था। सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। एक तो जाति सूचक गले मिलती थी, एक इनकी पदोन्नति नहीं होती थी, और इनको ज्यादा से ज्यादा
इनको बड़ी पोस्टिंग नहीं दी जाती थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा सूबेदार सूबेदार तक सीमित थे। पोस्टिंग सूबेदार तक ही होती थी। ये हो गया। एक कारण ये भी था, भारतीय सेना में पुर्तगाली भी शामिल थे। देखो कारण क्या कह रहा, जाति सूचक गालियां मिलती थी, पदोन्नति नहीं होती थी, सूबेदार तक ही सीमित थे, पुर्तगालियों का वेतन अधिक और भारतीयों का वेतन कम था। वेतन संबंधी जो कारण रहा, आप देखो इसको, पुर्तगाली को वेतन अधिक मिलता था, भारतीयों को कम मिलता था, असंतोष होना ही था, काम दोनों बराबर कर रहे हैं और उनको ज्यादा मिल रहा है और इनको कम मिल रहा है। तो एक एक कारण ये भी रहा कि पुर्तगालियों का वेतन अधिक था और भारतीय सैनिकों का कम था। एक कारण रहा, जैसे सैनिक रहते थे अपने छावनियों में, तो वहां से घर का हालचाल पूछने के लिए चिट्ठी पत्री लिखते थे, तो डाकघर की सेवाएं जो मिलती थी, डाकघर की सेवाएं इनको बंद कर दी गई। बंद कर दी गई। पहले हाल चाल पूछने के लिए चिट्ठी पत्री लिखते थे, फोन तो हुआ नहीं करते थे, और ये फ्री थी पहले। और इन्होंने क्या किया, सैनिकों के डाकघर की जो मुफ्त सेवाएं मिलती थी वो भारतीय सैनिकों के लिए बंद कर दी। तो एक प्रमुख कारण ये भी रहा। तो सबसे ज्यादा कंपनी में सेना अवध की ही थी, तो अवध की सेनाओं को पौधशाला कहा जाता था। बहुत सी बार पूछा था कि पौधशाला क्या है, राजस्थान की क्रांति में पौधशाला क्या है, तो ये है कि अवध की जो सेनाएं थी जो कंपनी में मिली हुई थी उनको पौधशाला कहा जाता था। इसके बाद एक प्रमुख कारण रहा सेनाओं का अनुपात। सेनाओं का अनुपात सेनाओं का अनुपात 5:1 था, यानी कि 5%, 5 गुना तो भारतीय रहेंगे, 1% पुर्तगाली सैनिक रहेंगे। ये अनुपात था। सेना में सबसे ज्यादा तो भारतीय 5, यानी कि 5:1 था। अगर 5 ये है तो 1 ये रहेगा, तो ऐसा सिस्टम था। तो ये एक कारण ये भी रहा। और एक प्रमुख कारण रहा, 1856 में एक विधेयक प्रस्तुत किया उन्होंने। ये विधेयक ऐसा लाया कि इसके अंतर्गत भारतीय सेनाओं को, भारतीय नौजवानों को समुद्र पार भेजा जाता था लड़ाई करने के लिए। अगर कहीं लड़ाई होती तो सैनिकों को भेजा जाता था इधर से। तो समुद्र पार भेजने का भी एक अधिनियम पारित किया गया कि भारतीय सेनाओं को विदेशों में भी काम लेंगे, तो भारतीय सेनाओं को समुद्र पार विदेशों में भेजा जाता था। अब देखो, आप भेजा गया, कोई दिक्कत नहीं, चले गए, लेकिन वहां मर गया कोई। समुद्र से आने में लगभग, जहाज को लगभग यूं समझो आप, मोटे मोटे भी लेके चलो तो 10 दिन तो लगते ही होंगे। अब वहां पे मर गया कोई, उसको लेकर यहाँ आएंगे तो वो रास्ते में सड़ जाएगा। तो जो मरता था उसको वहीं छोड़ दिया जाता था कि वो वहीं पे सेना में शहीद हो गया, उसका कुछ भी नहीं लेके आते थे ये लोग। तो इधर की सेना में असंतोष व्याप्त था कि हमारा आदमी, जैसे हमारा सैनिक मर गया तो कम से कम उसकी डेड बॉडी तो आए। तो एक कारण ये भी रहा कि एक विधेयक प्रस्तुत किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। 1856 में विधेयक प्रस्तुत किया गया कि भारतीय सेनाओं को युद्ध के लिए विदेशों पर, समुद्र पार विदेशों में भी जाना पड़ेगा। एक प्रमुख कारण क्रांति का यह भी रहा।
ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिकों का अनुपात 5:1 था, यानी कि 5 तो भारतीय रहेंगे और 1 पुर्तगाली रहेगा, ऐसा अनुपात है। सामान्यतः यह माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिकों की कुल संख्या 3 लाख थी, जिसमें से भारतीय सैनिकों की संख्या 2,40,000 और कुछ थी, तथा अंग्रेज सैनिकों की संख्या लगभग 45,000 थी। ये तो सामान्यतः ये माना जाता है। इसके बाद बैटरी हो गई। राम लखन शुक्ल के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल सैनिक थे अपने 3,66,000, जिसमें भारतीय सैनिक थे 3,51,000, वो अंग्रेजी सैनिक थे 51,000। ये राम लखन शुक्ल के अनुसार है। और डॉक्टर ताराचंद के अनुसार, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, डॉक्टर ताराचंद के अनुसार कंपनी के कुल सैनिक 3,11,400 थे, जिसमें भारतीय 2,65,900 तथा अंग्रेजी सैनिक 45,500 थे। तो ये चीजें ध्यान रखने हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। मुख्य जबानी याद हो जाएगा किसके अनुसार कितनी थी और किसके अनुसार कितनी। तो हमने पढ़े सैनिक कारण। उसके बाद में आता है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण मतलब ये है कि 1857 की क्रांति भड़की, उससे पहले प्रमुख कारण क्या रहे कि इसके कारण क्रांति भड़क गई थी। तो एक था उसमें कारतूस प्रकरण। कारतूस का जो कारण था, उसमें जैसे चर्बी जो कारतूस लगाए जाते थे बंदूक में, एक प्रमुख कारण वो भी रहा। सेना में पहले ब्राउन वेंस नामक राइफल चलती थी, जो वजन में अत्यधिक भारी होने के कारण सैनिकों को बहुत परेशानी होती थी। परिणाम था 1856 में ब्राउन वेस के स्थान पर एक नई राइफल लाई गई, इसका नाम था एनफील्ड। ये भी ध्यान रखने योग्य है। नई राइफल लाई गया, उसका नाम था एनफील्ड, भारतीय सेना में शामिल की गई। अब एनफील्ड ये ऐसी राइफल थी जिसमें जो कारतूस लगते थे, तो कारतूस के रेपर होते थे। ऐसी अफवाह उस टाइम पे फैलाई गई कि जो इनके रेपर है उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। तो देखो, राइफल में कारतूस लगाने के लिए उसके रेपर को मुंह से खोलना पड़ता था, तो गाय और सूअर की चर्बी एक तरह से मुंह में लगने का एक तरह से ये एक तरह से अफवाह ही थी। इसका कोई पुख्ता परिणाम नहीं मिला है, लेकिन ये अफवाह ऐसी उड़ी हुई थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी रहती है। एनफील्ड राइफल का निर्माण इंग्लैंड की कंपनी कुलविच आर्ट्स ने किया था। बाद में भारत में भी दमदम और मेरठ में इसका निर्माण होने लगा। तो एक प्रमुख कारण ये भी रहा क्रांति का, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रकरण। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से सर्वप्रथम इनकार 28 जनवरी 1857 को दमदम बंगाल के समीप कलकत्ता में किया गया। दमदम के बाद 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर बंगालपुर छावनी के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार करते हुए आदेश देने वाले दो अंग्रेज अधिकारी, एक तो लेफ्टिनेंट बांग और दूसरा सर्जेंट ह्यूसन, पर गोलियां चला दी, जिससे लेफ्टिनेंट बांग की हैंड टू हैंड मृत्यु हो गई, यानी कि तत्कालिक मृत्यु हो गई। जिस दिन गोली चलाई उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई। एक प्रमुख कारण यह भी रहा। उस समय बैरकपुर छावनी की 34वीं एनआई बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर जनरल पीएसटी था। मंगल पांडे के कोर्ट मार्शल सूबेदार मेजर जवाहर तिवारी की अध्यक्षता में एक अदालत का गठन किया गया। इस अदालत में ही 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये भी क्रांति का प्रमुख कारण रहा। सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया, सैनिक पूरी तरह से नाराज हो गए, ये भी एक कारण रहा। उसके बाद अब देखो, सबसे पहली फांसी लगी मंगल पांडे का सहयोग करने के आरोप में ईश्वर पांडे को भी सजा दी गई थी, वो भी फांसी की सजा उसको भी दी गई थी। मंगल पांडे को क्रांति का प्रथम
को प्रारंभिक नायक माना जाता है। क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 की को मेट की छावनी की 20वीं एनआई बटालियन ने किया था। उस समय मेट का कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेविट था, हेविट या ह्यूट था। दो नाम है इसके, हेविट या ह्यूट ऐसे कुछ मिलता है, तो दोनों नाम आप याद रखना, पूछा जाएगा। 10 मई 1857 को रविवार का दिन था। क्रांति जिस दिन हुई थी उस दिन 10 मई 1857 को रविवार का दिन स्टार्ट हो चुकी थी। 11 मई को मेरठ छावनी के सैनिक दिल्ली पहुंचे और 12 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह की अनिच्छा के बावजूद भी उसे क्रांति का नेता बनाया गया। उनकी इच्छा तो थी नहीं, उम्र ज्यादा थी, लगभग 80 साल के उस टाइम वो थे, तो उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उनको क्रांति का नेता बनाया गया। प्रारंभ में शहजादा जरूद्दीन मिर्जा मुगल को सेनापति बनाया गया था, लेकिन बाद में उसके स्थान पर जनरल बख्त खान को क्रांतिकारियों ने क्रांति का सेनापति बनाया। अतः क्रांति का सैन्य कमान जनरल बख्त खान के हाथों में। तो देखो आप, पहले बनाया गया शहजादा जरूद्दीन, उसके स्थान पर फिर लाया गया जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान को खान बहादुर शाह की उपाधि प्रदान की गई। जनरल बख्त खान को खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो आज हमने पढ़े 1857 के कारण क्यों हुई, ये सारी डिटेल आज हमने समझी है। क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही है, तो अपन इसको अब कल के लिए छोड़ देते हैं। आज का चैप्टर यही क्लोज करते हैं, बाकी कल से कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ है कि आप लोगों के लिए मेहनत की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनके एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प हो सके, समझने का एक तरीका है। बाकी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। धन्यवाद।